हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। हम लोगों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 स्टार्ट कर दिया था, रेगुलेशन 2011। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देख ली थी, लाइक फॉरेन सोर्स क्या होता है, क्योंकि हमने हमने देखो मेन क्रक्स पता चल जाएगा ना। जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकंड। जब हमें क्रक्स पता चल जाएगा चैप्टर में क्या है, तो ये चैप्टर इजली गो थ्रू हो जाता है। लाइक फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा। एक सेकंड। फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वहां वहां ये एक्ट लगने वाला है। ठीक है, हमने फॉरेन सोर्स की डिफिनीशन देखी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमने देखा, डीडीटी, डिलीवरी, डोनेशन, ट्रांसफर। इसके इंक्लूड्स मनी, आर्टिकल, सिक्योरिटीज, तीनों आएंगे फॉरेन सोर्स में। एक हमने देखा आर्टिकल 1 लाख रुपीज तक एग्जाम्प्ट होता है, मतलब उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट तक नहीं लाया जाता है। रिलेटिव से गिफ्ट, पर्सनल यूज मिलता है, गिफ्ट मिलता है तो ही होता है। आर्टिकल से पता रुपीज मिलेगा तो नहीं। आर्टिकल मतलब कोई थिंग मतलब कोई सामान, कोई चीज। ठीक है, ठीक है। फॉरेन सोर्स देखा हमने, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था फॉरेन सोर्स में, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन थी कि सब कोई जो बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो फॉरेन सोर्स के अंदर आ जाएगी। परफेक्ट। फॉरेन और क्या देखा हमने, एमएनसी। एमएनसी क्या होता है, जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और उसकी दो या उससे ज्यादा जगह बिजनेस है। बाहर इनकॉर्पोरेट हुई एमएनसी, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई तो एमएनसी नहीं होती है, और दो या उससे ज्यादा बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए कंट्रीज में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एक और डेफिनेशन से, दैट इज, वो मिस किया था मैंने, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सर हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल वाला नहीं, हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है, व्यवहार। मतलब क्या बताऊं मैं, सुनो। जैसे मान लो ये आपका मिस्टर फ्रेंड था, ये आपसे मिलने के लिए दिल्ली आया। ठीक है, आपने उसको प्रॉपर क्या किया, रूम बुक करके दिया, प्रॉपर इसके फूडिंग का आपने इंतजाम किया इसके लिए, और सारा क्या था ना, सारा फ्री था, विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ लॉजिंग एंड इन टर्म्स ऑफ फूडिंग, सब कुछ क्या था, फ्री था, विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे वो हॉस्पिटलिटी की बात होती है। सर अगर पैसा ले लेता तो ये तो कैजुअल वन में होता है, ये तो नॉर्मली आप कहीं भी जाओगे, लॉजिंग वॉजिंग रहोगे तो पैसा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये भी हॉस्पिटलिटी होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे फॉरेन हॉस्पिटलिटी कौन सा वाला, जहाँ पे विदाउट एनी कंसिडरेशन आपको कोई हॉस्पिटलिटी मिलती है, मतलब आपको कोई लॉजिंग या फूडिंग। ठीक है, नॉट अ कैजुअल वन। कैजुअल वन क्या हुआ, कैजुअल क्या हुआ, ये बंदा आया दिल्ली में रहने के लिए, इसने 50K रूम का दिया, 10K फूडिंग का दिया, तो ये फिर नॉर्मल बिजनेस में आ गया, नॉर्मल कैजुअल वन हो गया। बट यहाँ पे इसने कुछ भी कंसिडरेशन नहीं देता तो यहाँ पे ये वाला में आता। तो यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फॉरेन हॉस्पिटलिटी, यहाँ पे यही पढ़ेंगे हम, जहाँ पे नॉट अ कैजुअल वन, जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ फ्री मिला। देखते आराम से देखते, ठीक है, समझते जाना अभी। Foreign hospitality means any offer in cash or kind। ठीक है, काइंड या कैश में कोई भी ऑफर तुम्हें मिला, बाय अ, इंपॉर्टेंट सुनो, कैश में भी काइंड में भी देखेंगे अभी, बाय अ फॉरेन सोर्स। हमने फॉरेन सोर्स की डिफिनेशन पिछली क्लास में क्लियर की थी। क्या होता है फॉरेन सोर्स, कोई भी बाहर की गवर्नमेंट, कोई भी बाहर का पर्सन, कोई बाहर का एसोसिएशन, कोई भी बाहर का सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, वो क्या होता है फॉरेन सोर्स। तो फॉरेन सोर्स के द्वारा कुछ भी कैश या काइंड में मिला हमें, ठीक है, फॉर सुनो, फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन, एक सेकेंड, फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विथ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। क्या क्या मिला, फ्लाइट का खर्चा। ठीक है, फ्लाइट का खर्चा, और कहाँ का, टू एनी फॉरेन कंट्री। सिंपल बात, हॉस्पिटलिटी मतलब आपके साथ आपको बहुत सारी चीजों, बहुत सारी बेनिफिट, बहुत सारे क्या एडवांटेजेस दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्लाइट का खर्चा बचेगा, फॉरेन कंट्री घूमने का, आपका वहां पे रुकने का खर्चा बचेगा। हॉस्पिटलिटी देना, सिर्फ हॉस्पिटलिटी दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, पैसा के साथ कोई काइंड या कुछ भी कॉस्ट बचा गया, आपका टिकट का पैसा बचा आपका यहाँ पे। ठीक है, और विथ फ्री बोर्डिंग लॉजिंग।
रहने का भी फ्री ट्रांसपोर्ट। मान लो वहां पे रह के आपको वन एरिया से सेकेंड एरिया में जाना पड़ेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट भी फ्री, ठीक है। या फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारे क्या होते हैं, हॉस्पिटैलिटी है। कौन दे रहा है, फॉरेन सोर्स। सर अगर इंडिया वाला देता तो, इंडियन सिटीजन देता तो ये फॉरेन सोर्स नहीं होता है। तो नॉर्मली कोई फॉरेन सोर्स का बंदा कोई भी कैश और काइंड में हॉस्पिटैलिटी दे रहा है बाय प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद सर्विस। क्या क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टिकट काट के दे दिया आपको दिल्ली टू दुबई, वहां पे रहने का खर्चा, रूम का रेंट दे दिया 10 दिन का, वहां पे घूमने का खर्चा, वहां का ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे दिया आपको, ठीक है। या तो आपको पैसा दे दिया या आपको टिकट ही काट के दे दिया, ठीक है। या आपको बोल देगा ये ले 10 के लिए टिकट का, 50 के लिए रूम का, तो पैसा भी दे देगा। और ये रूम पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं हम, ये सब चीजें जगह यूज कर रहे हैं पैसे को। या मान लो आपको टिकट ही काट के दे देगा आपको, ये ले मैंने टिकट काट दिया, ये ले रूम की चाबी ले, ये ले बोर्डिंग, ये ले मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर का ये ले पैसा सब मैं भर दूंगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये सब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिला। डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे, पैसा को या तो वे में यूज करने दे रहे हो, कोई आप क्या कहते हो कि कोई सर्विस ले रहे हो, उसका पैसा वो दे रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ना, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट याद है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। मतलब आप एज अ पर्सन, दिल्ली के बंदे दुबई जा रहे हो, ठीक है, दुबई जा रहे हो, दुबई वाले ने आपके लिए क्या किया, हॉस्पिटैलिटी दिया, मतलब आपके लिए फ्री में ट्रैवल टिकट काट के दिया। सर आप 50,000 रुपीज उसको देते तब वो काट के देता तो वो क्या होता पता है, वो होता है कैजुअल वन। फिर तो ये कैजुअल हुआ। आप भी कभी दुबई जाओगे 50,000 रुपये का टिकट कटेगा, आप नॉर्मली जाओगे, बट आपको वो फ्री में दे रहा है, वहाँ रहना फ्री में है, तो हॉस्पिटैलिटी आपको सब फ्री में मिल रहा है। तो जहाँ फ्री में मिलता है ना, वहाँ पे ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लगता है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फिर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फ्री में बताना पड़ेगा, क्या क्या हॉस्पिटैलिटी लेने जा रहे हो तुम, पहले एडवांस बता के जाना। अदरवाइज तुम पैसा देके जा रहे हो तो भैया पैसा देके जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम जाओ, फिर कैजुअल वन में हो, फिर नॉर्मली फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो कैजुअल वन और विदाउट कैजुअल में डिफरेंस क्या है, सिर्फ कंसिडरेशन का। जहां तुम्हारा पैसा लग रहा है वो कैजुअल वन है। कैजुअल वन क्या हुआ, सेल परचेज नॉर्मल हुआ, आपका एजेंट हुआ, आप उसके टिकट काटे, आपका पैसा लगा। बट जहां का कुछ नहीं लगा और आपको ये सारी चीजें मिल रही है, ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी होती है। परफेक्ट, इसका एक सेक्शन देखेंगे हम, परफेक्ट देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सेक्शन 3। यहां से हमारी वही सेक्शन से स्टार्ट, ठीक है। सेक्शन 3 हेडिंग क्या है सर इसका, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन पढ़ा दिया आपने, यस। देखो हर जगह वर्ड का यूज कहीं नहीं किया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिंपली मींस डीडीटी बाय फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग शेयर्स, सिक्योरिटीज, मनी, कैश, आर्टिकल सब इंक्लूड होगा, एक्सेप्ट आर्टिकल वो 1 लाख रुपीज वाला। तो क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन, साफ मना कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन ही बोल रहा है, साफ मना कर रहा है। प्रोहिबिशन क्या होता है, स्टार्ट से मना, ठीक है, स्टार्ट से मना। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, आपको मना नहीं किया बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको कंप्लाई कर दोगे तो आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोहिबिशन मतलब साफ मना कर रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए। किन किन लोगों को, सुनो, कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस। नॉर्मली मैं क्या बोला, यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो नॉन कॉमर्शियल होते हैं। कॉमर्शियल हमेशा फेमा दिखता है, बट नॉन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, इसके अंदर FCRA के अंडर कवर होते हैं। तो जो भी बंदा इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है ना, उसको बोल दिया कि तुम्हें कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है। क्यों, हो सकता है वो किसी पार्टी के लिए वो पैसा खर्च कर दें, या किसी एक रिलीजियस कास्ट के लिए वो पैसा यूज करें, एक रिलीजियस के लिए, मान लो कोई कास्ट के लिए से बिलोंग का पैसा यूज करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इलेक्शंस वाले लड़ने के लिए लोग ऐसे कर सकते हैं। तो बोल दिया गया जो भी कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, DDT याद रखना, ठीक है, सब लिंक्ड है। सेकंड क्या बोल दिया, कोई भी कार्टूनिस्ट, एडिटर। देखो ये वो लोग है ना जो पैसा अगर रिसीव करेंगे ना, हो सकता है कि दंगे फसाद कर दे ज्यादा, ठीक है। इलेक्शन वाले लोग को अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होने लगे तो हो सकता है किसी एक कास्ट या रिलीजियस के खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोई एक ऐसा कास्ट रिलीजियस ले ले, उसके अगेंस्ट वो बोलना चालू कर दें,
या उसके अगेंस्ट कुछ दंगे करना चालू कर दे, तो बोलेगा कि जो भी इलेक्शंस लड़ रहे हो ना उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन उस पीरियड में नहीं लेना है, जब इलेक्शंस लड़ने के पीरियड में। इलेक्शन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम हटा देंगे यहाँ से, फिर तुम ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है ना, मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों अलग अलग पार्टी से है, ये दोनों फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सेकंड क्या बोला, कोई भी कार्टूनिस्ट, कोई भी एडिटर, कोई भी ओनर, ठीक है, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। सर ये सब क्यों मना कर रहा है भाई? न्यूज़पेपर सोचो दुनिया में कितने लोग पढ़ते हैं, इंडिया में कितने लोग पढ़ते हैं। अगर ये इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिले लास्ट टाइम पे, मान लो अभी मान लो एग्जाम नहीं सॉरी इलेक्शन टाइम पे अगर इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलना चालू कर दें और किसी एक रिलीजन या कास्ट को प्रमोट करना चालू कर दें, सोचो एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन से कितने दंगे हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा पैसा मिल जाए इनको, ये दब जाए और क्या पता कि किसी के खिलाफ बोलना चालू कर दें। तो बोल दिया देखो भैया, जो भी कार्टूनिस्ट हो, एडिटर हो, कार्टूनिस्ट जो फोटो वोटो बना के ग्राफ बना के पेपर में छापते हैं, या ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, उनको बोल दिया गया कि आपको नहीं लेना है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, ठीक है। थर्ड क्या बोला, पब्लिक सर्वेंट्स। सर हम लोग ने स्टार्टिंग देखते हैं कि हाँ पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं, सुनो, दैट इज जज, एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट, ठीक है, और एनी बॉडी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आ गए, जज आ गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी हो गए, गवर्नमेंट कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में जैसे मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी बंदे सारे वो लोग हो गए इसमें, या जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके एम्प्लॉय हो गए, इनकम टैक्स वाले जो गवर्नमेंट है उसके एम्प्लॉय हो गए, जो गवर्नमेंट कंपनी है जो कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, जो सीजीएसजी एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर होल्ड करती है, वो भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट बोल दिया कि आप भी नहीं लोग, हो सकता है कि कोई जज को ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल जाए, वो किसी के खिलाफ अपोजिशन में आके अपना जज पास कर दे, अपना ऑर्डर पास कर दे, ठीक है। तो इसलिए बोल दिया गया आपको भी नहीं लेना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। चलो फोर्थ, और किसको मना किया गया, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एग्जाम्पल पीजीपीपी, समझ रहे होगा, ठीक है, और दैट्स पार्टी दिस पार्टी दैट पार्टी, ठीक है। पीजीपीपी आपको साउंड कर लिया होगा। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है ना, आपको भी नहीं एक्सेप्ट करना है, कोई भी आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो कमल हो, चाहे वो पंजा हो, चाहे वो झाड़ू छाप हो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको एक्सेप्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमने देख लिया था, कॉमर्शियल होता है या नॉन कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल होता है। डीडीटी होता है, डिलीवरी ट्रांसफर एंड डोनेशन, ठीक है, जिसमें शेयर, सिक्योरिटीज, मनी सब आता है। बार बोलना फॉरेन डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पे और किसको मना किया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे रहते हैं ना मेंबर, आपको भी मना कर दिया गया, ठीक है। सो तो इसे एग्जाम में ऐसा लिखने नहीं आएगा कि प्रोविजन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कौन को लगाएंगे, नहीं, एग्जाम में डाल देगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया, क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कार्टूनिस्ट वालों में क्या नहीं कर सकते हैं, जहां पे सिंपल दंगे फसाद हो जाते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना वो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेंगे, कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस नहीं करेंगे, कार्टूनिस्ट नहीं करेंगे, पब्लिक सर्वेंट नहीं करेंगे, ठीक है। सिक्स में क्या बोल दिया गया, ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो वीडियो न्यूज बाय एनी कंपनी। सिंपल आज तक वालों को आप न्यूज, एबीपी न्यूज, ये सबको बोल दिया गया जो कि ब्रॉडकास्ट करते हैं ना ऑडियो, मतलब एफएम से भी कोई एफएम इंडिया कोई एफएम 91.4 करके चैनल होगा जो ऑडियो करता है, या मान लो सिर्फ वीडियो करता है या ऑडियो वीडियो दोनों करता है, कोई भी कंपनी करती है ब्रॉडकास्ट। सिंपल सी बात क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं करना, उनको नहीं करने देना है जो दंगे फसाद करवा सकते हैं। लास्ट टाइम पे आपको 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन मिल गया, आपको बोल दिया गया कि इस कम्युनिटी के खिलाफ जाके बोल दो और दंगे चालू हो जाएंगे, तो बोल दिया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। या पहले ऊपर क्या देखा, जो न्यूज़पेपर वाले थे, एडिटर, कार्टूनिस्ट जो न्यूज़पेपर छापते थे उनको ही मना कर दिया गया, और यहाँ पे न्यूज़ चैनल वालों को ही मना कर दिया गया।
ठीक है, ठीक है, और अब हो गया, ठीक है, ये हो गया। हमने क्या देखा, 6-7 लोग देखा, जो इसमें भी याद रखना, इसमें भी वो आएंगे, कार्टूनिस्ट, एडिटर ऑफ ऑडियो वीडियो न्यूज वाले, ठीक है। नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल गया होगा, सबके पास पहुंच ही गया होगा नोट्स, बुक के वे में हो, पीडीएफ के वे में हो, इजीली आपको सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। चलो अब इसी में कंसेप्ट आता है, सुनो 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 सुनो। मान लो ये मिस्टर एस कुमार, ठीक है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। पॉलिटिकल पार्टी का नाम कर दो केपी पार्टी, ठीक है, सुनते जाओ। यहां से एक फॉरेन सिटीजन था, सुनते जाओ, फॉर एग्जांपल सुनते जाओ, फॉरेन सिटीजन था। क्या ये फॉरेन सोर्स है? हाँ सर, सिटीजन है तो फॉरेन सोर्स है सर। नॉन रेजिडेंट इंडियन होता तो नहीं, इंडियन आ गया तो फॉरेन सोर्स नहीं है। फॉरेन सिटीजन है मिस्टर रॉबर्ट, नाम लिख दो इसका रॉबर्ट, ठीक है। इसने क्या किया, इसने भाई साहब ने क्या किया, पैसे भेजे केपी पार्टी को। केपी पार्टी दिल्ली की पार्टी थी, ठीक है, उसको पैसे भेजे 50 करोड़ रुपीस। क्या ये एक्सेप्ट कर सकती है केपी पार्टी? बिल्कुल नहीं। हमने क्या देखा था ऊपर, हमने ये देखा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, प्रोहिबिशन साफ मना, प्रोहिबिशन मतलब होता है साफ मना, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के। तो भैया ये जो केपी है ना, केपी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। केपी ने दिमाग लगाया, केपी बोला कि मिस्टर कुमार तुम तो भैया इन्फोसिस में काम करते हो, एक छोटे एम्प्लॉय हो, एक काम करो ना, पैसे को डाइवर्ट करते हैं ना, ये ना ये पैसे के यहाँ पे भेज देते हैं। ना तो तुम कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ना तो कोई पब्लिक सर्वेंट हो, ना तो तुम क्या कहते हैं कार्टूनिस्ट बनाते हो, न्यूज़पेपर बनाते हो, ऑडियो वीडियो न्यूज़ चैनल कुछ नहीं चला रहे हो, ना पब्लिक सर्वेंट, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुम नॉर्मल एक आदमी हो। एक काम करो 50 करोड़ तो हम नहीं तुम ले लेते हैं, और तुम हमको बाद में क्या करो, इंडिया में आ जाए पैसा हमें दे देना। सोचो पैसे घुमा रहे हो ये लोग, जिनको मना किया था सेक्शन 3 में। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक लाइन ऐड किया गया इस चैप्टर में, सुनो, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एग्जाम्पल दिमाग में बैठ के रखना, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इनको तो साफ मना था, बट इसने बोला कि ये तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम बाद में पैसा घुमा देना, तो इसलिए लाइन ऐड किया गया, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, या तो एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो रेसिडेंट हो या सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया आ गया तो बात खत्म, वो भी इंडियन वाला होगा, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो रेसिडेंट क्या हो रहा है, आउटसाइड रह रहा है, दैट इज एनआरआई, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, रेसिडेंट बाहर रहने से वो फॉरेन सिटीजन नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो फॉरेन सिटीजन कहलाएगा नहीं, तब तक वो फॉरेन सोर्स आएगा नहीं। तो यहाँ पे रेसिडेंट, यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हुआ, सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, दैट इज सिंपल नोन एज एनआरआई, ठीक है। तो सिंपल क्या बोला, एनी पर्सन जो इंडिया का है, या मान लो जो एनआरआई है, अभी भी इंडियन ही है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, अब सिटीजन से बाहर का नहीं लिया, ठीक है। सुनो, shall not accept, ठीक है, any foreign contribution, मना कर दिया तुम्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है, या मान लो और एनी करेंसी फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था, केपी के बिहाफ में मिस्टर एस कुमार, तुम इंडियन रेसिडेंट थे, तुम्हें कोई भी फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करना ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, या और एनी पर्सन, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, और एनी पर्सन स्पेसिफाइड अबव एज पर सेक्शन 3, ठीक है। और ऑल्सो, सुनते जाओ, नॉट डिलीवर्ड टू एनी पर्सन हु आर एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल पार्टी। बताता हूं, सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल, ठीक है। कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे या कोई भी लिंक से ऊपर वाले पार्टी के लिए फॉरेन सोर्स से पैसा कलेक्ट करता है तो वो प्रोहिबिटेड है, नोट्स में प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे, जो मिस्टर एस कुमार थे, ठीक है,
अब सुनो, मैंने क्या बोला, ये तो एस कुमार एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, बट ये क्या हुआ, एस कुमार ने एक्सेप्ट किया, और एस कुमार ने डायरेक्ट केपी को नहीं दिया, एस कुमार ने दिया राजू को, जो ये लिंक्ड होता था केपी से। तो एस कुमार बोला ना केपी को, यार मैं एक्सेप्ट तो कर लूंगा बट मैं आपको ट्रांसफर नहीं करूंगा, मेरे को डर लग रहा है कि मैं आपको ट्रांसफर करूंगा हमारे अकाउंट में दिख जाएगा। तो केपी पार्टी बोला कि यार टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, राजू को ट्रांसफर कर दो, राजू को 50 करोड़ ट्रांसफर कर दो, राजू हमें ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो राजू था ना, राजू ये इससे लिंक था। तो इस सेक्शन ने ये भी बोल दिया, ठीक है, तुम या तो बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नहीं करोगे, या तो तुम किसी पर्सन को नहीं दोगे जो कि सेक्शन 3 वाले लोग से क्या हो, लिंक्ड हो। ठीक है, सुनो, ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड अबव एज पर सेक्शन 3 वाले जो भी पर्सन उसके बिहाफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे, और आल्सो नॉट डिलीवर टू एनी पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टी। जैसे यहाँ पे क्या था मिस्टर राजू, इसको डिलीवर भी नहीं करोगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है मिस्टर एस कुमार, या तुम तो सिंपल से पहली बात, तुम कोई पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे एक्सेप्ट नहीं करोगे, या मान लो कोई भी सेक्शन 3 वाली पार्टी या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई भी पार्टी के बिहाफ पे एक्सेप्ट नहीं करोगे, और डिलीवर भी उसको नहीं करोगे जो लिंक्ड है उस पार्टी से, जो सेक्शन 3 में रिस्ट्रिक्शंस नहीं, प्रोहिबिटेड किया गया था, साफ मना है। ठीक है, अब सेक्शन 4 देखते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। हमने कहां तक देख लिया, हमने देख लिया था कि प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कौन कौन से लोगों को प्रोहिबिट किया गया कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का सेक्शन 4। सर सेक्शन 4 क्या है? देखो सेक्शन 4 की हेडिंग में समझाता हूँ। सेक्शन 4 में ये लिखा गया है कि ये चीजें, ठीक है, क्या क्या चीजें अभी बात करेंगे, ये चीजें अगर सेक्शन 3 वाले लोग भी करते हैं ना तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर क्या क्या चीजें, अब देखो ऐसे एग्जाम मतलब ये चीजें, ठीक है, लिखा हुआ है कि सम मैटर्स, सम ग्राउंड्स दिए हुए सेक्शन 4 में, जो कि अगर सेक्शन 4 वाले ग्राउंड्स होते हैं तो भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। सर सेक्शन 4 के ग्राउंड्स क्या क्या है? ठीक है, सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सर क्या क्या ग्राउंड्स है? सुनो देखो नॉर्मली बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, कुछ नहीं है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में इतना लिखा हुआ है कि जैसे हमने पढ़ा ना फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, जो विदाउट कंसिडरेशन वाले हैं ना वो यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, कैजुअल वन वाले नहीं होते। सर कैजुअल वन मतलब सर 50,000 दिया उसने फ्लाइट टिकट काट दिया, दैट्स कैजुअल वन। बट हमने कुछ पैसा ही नहीं दिया उसने फ्लाइट टिकट काट दिया, हमने कुछ पैसा ही नहीं दिया उसने रूम बुक कर दिया, तो ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जब मिलता है ना, ज़्यादा एहसान जता रहा है वो मेरे पे, तो भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लग जाता है। फिर कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो अब सेक्शन 4 में क्या क्या बातें लिखी गई है कि जो सेक्शन 3 वाले लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 3 में जो प्रोविजन दिया गया था ना, अगर वो सेक्शन 4 वाली चीजें करेंगे ना वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी, सुनो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ए में अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन। मतलब सर नहीं समझ आया। मतलब देखो मैंने क्या बोला था, वहां पे कोई भी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन वाला बंदा है, अगर वो बाहर जाके अपना ना रेम्यूनरेशन कुछ कमाया होगा, उसने बाहर जाके कुछ जॉब किया होगा, 10 महीने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया होगा, अब माइक्रोसॉफ्ट वाला उसे सैलरी दे रहा है, अब भैया वो क्या बन गया, वो बन गया कैंडिडेट फॉर इलेक्शन वाला पार्टी बन गया। अब क्या वो सेक्शन 3 बोलता है कि कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन भाई ये जो पर्सन है मिस्टर ए, ये अब कैंडिडेट फॉर इलेक्शन बन गया है, बट इसको जो सैलरी मिल रहा है वो एज अ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिल रहा है। तो भले ही वो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन क्यों ना हो बंदा, बट उसे सैलरी एम्प्लॉयमेंट करने के लिए मिला है ना। तो सेक्शन 3 में ये लिखने से ये नहीं हो जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। हाँ प्रोहिबिशन बुरा है, बट सेक्शन 4 में लिख दिया कि ये चीजें अगर होती है ना तो सेक्शन 3 वाले लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सैलरी, अब भाई वो बंदा एम्प्लॉयमेंट में काम करके आया होगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट में काम करके आएगा, माइक्रोसॉफ्ट को सैलरी देना हो तो सैलरी देगा ही देगा, या वेजेस कोई मजदूर जाकर वहाँ पे काम किए होंगे, बिल्डिंग बनाए होंगे, वेजेस मिलेगा ही मिलेगा, या और अदर रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन ये लोग मिल रहा है ना, तो सेक्शन 3 वाले लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। नॉर्मली और भी तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेक्शन 3 वाले लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर और क्या है? ए में तो देख लिया वेजेस के बारे में बताया गया, बी में एनी पेमेंट इन रिलेशन टू बिजनेस transacted in India
इन एन ऑर्डिनरी कोर्स। ठीक है, दैट इज नॉर्मल सेल एंड परचेज। नॉर्मल सेल परचेज हुआ और फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो भैया एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे सिर्फ ये चीज बोल रहा है ना कि जो कैजुअल वन वाली, ये सब तो कैजुअल वन है, आपने सेल किया पैसा मिलेगा, आपने परचेज किया पैसा दोगे। ठीक है, तो एनी पेमेंट, आपको पेमेंट मिला मतलब आपने सेल किया होगा इन रिलेशन टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन था। ठीक है, तो सेक्शन 4 में बस सिंपल ये दिया गया है, अगर कुछ ग्राउंड्स है, अगर ये सब ग्राउंड्स करते हो ना तो ये सब कर सकते हो, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो ये सब ग्राउंड्स में। ठीक है, यहाँ पे चल सकता है, भले वो तुम सेक्शन 3 वाले लोग क्यों ना हो, तुम कैंडिडेट फॉर इलेक्शन क्यों ना हो, तुम कार्टूनिस्ट क्यों ना हो, तुम पब्लिक सर्वेंट क्यों ना हो, अगर तुम एज अ सैलरी बेसिस पे मिल रहा है तुम्हें पैसा, फिर तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, सेक्शन 3 को ओवररूल कर जाएगा सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 में लेकिन हाँ याद आना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, पहला सैलरी मिलना चाहिए, अदर इमोशन एम्प्लॉयमेंट वाला। सेकंड क्या बोल दिया, तुम्हें कोई भी पैसा मिल रहा है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में मिल रहा है, ऑलरेडी कोर्स ऑफ बिजनेस है तुम्हारा। सी क्या है, सी क्या है सुनो, पेमेंट टू एजेंट फॉर सेल एंड परचेज। अब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना, मान लो ये मिस्टर रॉबर्ट है, ये जर्मनी के बंदा, क्या ये फॉरेन सोर्स हुआ? यस, क्योंकि ये सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री है तो ये फॉरेन सोर्स हो गया, एफएस फॉरेन सोर्स। इसने पैसा दिया मिस्टर राहुल को जो कि एजेंट है और ये सेल परचेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये जो पेमेंट दिया मान लो 50,000 रुपीज, क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? नहीं भाई, ये तो एजेंट है, ये तो इसने अपना काम किया, इसने अपना काम किया, भले ये सेक्शन 3 वाला कोई बंदा क्यों ना हो जाए, इसने एज ए एजेंट होकर अपना काम किया है। तो बस याद है सेक्शन 4 सेक्शन 3 को ओवररूल कर जाता है, बट सेक्शन 4 वाली बातें होनी चाहिए, सैलरी मिला होना चाहिए उसे, वेजेस मिला होना चाहिए उसे, और क्या था, बिजनेस ट्रांजेक्शन से नॉर्मली सेल परचेज होनी चाहिए, अपना पैसा होगा वो एजेंट का नॉर्मली पैसा। एजेंट क्या किया होगा, सेल परचेज किया होगा, सेल किया होगा तो कुछ 5% कमीशन मिला होगा उसे। अब ये कमीशन मिल रहा है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के दायरे में नहीं रख सकते हम, कर सकते, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ बातें सिंपल सिंपल बातें यार। डी में क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट मिला तो एक्सेप्ट कर सकता है, बट कुछ बातें रूल्स में है, रूल्स ज़्यादा मैंडेटरी है नहीं यहाँ पे। गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है, गिफ्ट अगर पॉलिटिकल पार्टी को मिला तो चल सकता है। ठीक है, गिफ्ट मेड टू मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, वही जज वज लोग को गिफ्ट कोई मिला तो चल सकता है, गिफ्ट 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 चल सकता है। ठीक है, अब सुनो, ई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो ज्यादा 4 पॉइंट मैंने फोकस नहीं किया, आप देख रहे होगे मैंने इजीली समझा दिया, डिक्टेट ही करवाया मैंने एक तरह से। सैलरी मिला, बट इतना समझा दिया कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कैंडिडेट फॉर इलेक्शन क्या उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है। पहला बोलना कि प्रोहिबिशन है, सेक्शन 3 बोलता है, बट दूसरा पॉइंट लिख दे एग्जाम में आ जाएगी, अगर उसने ना एज अ एम्प्लॉयमेंट बेसिस में बाहर काम किया, उसे रेमुनरेशन मिला तो वो रेमुनरेशन एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है। यस, तो सेक्शन 3 को ओवररूल करता है सेक्शन 4, बट सेक्शन 4 वाली बातें होनी चाहिए, सेल परचेज नॉर्मल होना चाहिए, एजेंट वाला पैसा होना चाहिए, ये होगा तो सेक्शन 3 वाले लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ई में क्या लिखा हुआ है सुनो, ई इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन करेंसी, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम किससे, रिलेटिव, मामा चाचा दादा दादी, ठीक है, फ्रॉम रिलेटिव, देन सुनो, देन सेल, अभी समझाता हूँ, देन सेल इन्फॉर्म, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, सीजी इन्फॉर्म FC1 विथिन 30 डेज, MCQ आ सकता है, ठीक है, याद रखना। सुनो मैंने क्या बोला सर, पहले बताओ रिलेटिव से पैसा मिलना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में आएगा? नहीं आएगा, पहला दिमाग खोलना, नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या, रिलेटिव से पैसा मिला क्या आएगा एक्ट में? रिलेटिव से पैसा FC एक्ट में आएगा? नहीं आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा रिलेटिव से पैसा मिला। बट सुनो, कंट्रोलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने क्या बोला, एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन करेंसी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज। देखो 1 लाख रुपया तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 लाख से ऊपर मिला तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आएगा? नहीं। सुनो बस क्या बोला है,
इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपया होगा ना, जिस भी रिलेटिव मिला ना भाई, वो पर्सन क्या करो FC1 में फाइल कर दो सरकार को विद इन 30 डेज, बस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ये सर। मतलब सर मेरे को कोई रिलेटिव है दुबई रहते हैं, उसको 90,000 मिला, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है सर। 95,000 मिला, कुछ नहीं करना है सर। 1 लाख मिला, कुछ नहीं करना है सर। 1,10,000 मिला, तो क्या करना होगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस इतना बताना है सरकार को मॉनिटरिंग पर्पस के लिए कि भैया FC1 में फाइल करेंगे, मिस्टर मामा जी थे मेरे ये, इनसे मेरे को 1,10,000 मिला, 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना है, जिस दिन से मिला उस दिन 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना है सर। पहला क्रक्स याद रखना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। रिलेटिव से पैसा मिलता है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बट एज अ मॉनिटरिंग 1 लाख से ऊपर मिला तो सरकार को हमें बस इन्फॉर्म करना होता है कि हमें इस रिलेटिव से 1 लाख से ऊपर मिला है, ठीक है। एक 1 लाख का चक्कर और आया था गिफ्ट आर्टिकल वाला, 1 लाख से एग्जाम्प्ट होता है गिफ्ट आर्टिकल, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। बट यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एज ए कंट्रोलिंग पता करने, कंट्रोल करने के बेसिस में 1 लाख से ऊपर मिला तो ओनली नीड टू इन्फॉर्म CG, ठीक है। सेकंड क्या है, रिलेटिव से पैसा कुछ भी मिलता है ना वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है सर। 80,000 मिला तो कुछ नहीं करना है सर। 1,10,000 मिला तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बस CG को FC1 में इन्फॉर्म करना है हमें। परफेक्ट, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। चलो हमने सेक्शन 3 देखा, सेक्शन 4 देखा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है हमने वो भी देखा। अब हम सेक्शन 5 नहीं देखेंगे क्योंकि सेक्शन 5 में ना अमेंडमेंट है, उसको लास्ट पे रखेंगे। सेक्शन 6 पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखो सेक्शन की सीरीज ही है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सेक्शन 3, 4, 6, 5 अमेंडमेंट है, हाई चांसेस है आने के, वो देखेंगे आराम से। चलो ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 से ही बहुत क्वेश्चन आता है, मेरे को लगता है 2 अटेम्प्ट मैंने सेक्शन 6 से ही क्वेश्चन देखे हैं मैंने। सर क्या है सर सेक्शन 6 इतना खास इसमें? सुनो क्या है, हेडिंग सुनो, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नहीं फॉरेन वर्ड याद रखना, हॉस्पिटैलिटी। सर मैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी देखा, लॉजिंग, फूडिंग विदाउट एनी कंसिडरेशन, कैजुअल वन वाला नहीं होता है, जो विदाउट, जो अदर देन कैजुअल वन होते हैं वो वाले, ठीक है, जो विदाउट कंसिडरेशन दिए जाते हैं फॉरेन सोर्स से इंडियन वालों को, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लगेगा, तो सर यहाँ पे एक्ट लगा, यस सेक्शन 6 लगा, एक्ट का सेक्शन 6 लगा। सर तो क्या बोला एक्ट ने? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करने से। सर देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन साफ मना कर रहा है, बट रिस्ट्रिक्शंस कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या हुआ? कुछ कंडीशन फॉलो करो, देन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो, ठीक है। देखो क्या बोला, as per this section following categories of person, ठीक है, require prior approval। किससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन? प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, दैट इज होम मिनिस्टर। बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सर बहुत इजी है, क्वेश्चन 2 बार आया है सर। मतलब सर अब कोई भी देखो, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन, क्या बोला मैंने? फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अभी हम देखेंगे कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ पर्सन इसमें हैं। क्या बोला? फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। सर लेने के बाद नहीं, जो मान लो कि आपको कोई फ्लाइट की टिकट आने वाली है, डेनमार्क की, जर्मनी की, आपको टिकट आने वाली है ना, तो वो टिकट लेने से पहले आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? होम मिनिस्टर साहब क्या होम मिनिस्टर मैम का, कि मैम मेरे को डेनमार्क से फ्लाइट टिकट आ रहा है, वहां पे मेरे लिए रूम रेंट सब बुक है पहले से, तो क्या मैं वो ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ये पूछना पड़ेगा आपको। अच्छा कौन फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन, अभी हम देखेंगे कौन कौन लोगों को है ना प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। कब? जब आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो। किससे लेना पड़ता है? होम मिनिस्टर से। सब बाद में ले लिया तो नहीं, प्रायर अप्रूवल लेना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज सेक्शन का कॉन्ट्रावेन हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। तो
प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेने के लिए, ठीक है, किससे? होम मिनिस्टर। ये 3 एमसीक्यू हाईली इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू तो बहुत तगड़ा बनेगा इससे। होम मिनिस्टर, फॉरेन हॉस्पिटलिटी, सर प्रायर अप्रूवल। अभी एक और बाउंसर आएगा इसमें, ठीक है। अब मैंने बोला फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन, सर कौन कौन कैटेगरी में आएंगे इसमें? सुनो, वही सेक्शन 3 वाले, बस उसमें कुछ लोगों को हटा दिया है। सुनो, जजेस थे, यहां भी जजेस हैं, वहां भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, यहां भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वहां भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहां भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वहां भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहां भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां भी ऑफिसर ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर या पर्सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यहां भी पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये लोग, सिर्फ ये लोग बोल रहा हूं, सिर्फ ये लोग, सर कार्टूनिस्ट एडिटर नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, वो लोग लेगा तो ले सकता है। ये लोग को क्या लेना पड़ेगा? प्रायर, बोलो प्रायर प्रायर प्रायर, पहले ही लेना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल। कब? बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी जो कैजुअल वाला नहीं होता है, लॉजिंग वॉजिंग रहना होना सब हॉस्पिटैलिटी होता है। तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका प्रायर अप्रूवल? होम मिनिस्टर का, ठीक है। किन किन लोगों को? ये वाले लोगों को। तो एक पूरा चक्र वाला एक तो सर्किल है कि जजेस वहां भी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहां भी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट वहां भी थे, तो सेक्शन 3 वाले ही लोग है लगभग। तो सेक्शन 3 वाले लोग, तुम्हें कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है, हॉस्पिटल में सब कुछ था, लॉजिंग रहना वहना, मेडिकल भी लेना है ना, तो ये ले सकते हो। पहले बताना पड़ेगा, लेकिन क्या बताना पड़ेगा? यहां मान लो जज है, ये जज है, इसको क्या बताना पड़ेगा? होम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। सर क्या बताएगा होम मिनिस्टर साहब? मैं डेनमार्क में फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहा हूँ, फॉरेन सोर्स वाले बंदों से। क्या क्या ले रहा हूँ उसमें? लॉजिंग ले रहा हूँ, फूडिंग ले रहा हूँ, कुछ मेडिकल है वो भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ का ले रहा हूँ? डेनमार्क ले रहा हूँ, क्या क्या ले रहा हूँ सब बताना पड़ेगा प्रायर। अब जाके मैं क्या कर सकता हूँ? ले सकता हूँ। सर लेने के बाद बता सकता हूँ? नहीं। अब इसका कुछ प्रोवाइडेड एक्सेप्शन आया, सुनो 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 सुनो। मैंने क्या बोला? फॉरेन हॉस्पिटल में क्या क्या आता है? लॉजिंग, फूडिंग, हेल्थ भी, मतलब मेडिकल भी। अब सुनो, ये मिस्टर ए जज थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? प्रायर अप्रूवल ले लिया, किससे? होम मिनिस्टर से। क्या क्या लिया इसमें? लॉजिंग, ठीक है, लॉजिंग, फूडिंग। अब ये कहां चला गया? डेनमार्क आ गया। सुनो, डेनमार्क आ गया, मस्त है ना। ये जज साहब खूब घूम रहे थे, बोट पे सफर कर रहे थे, बस पे सफर कर रहे थे, बहुत अच्छे से घूम रहे थे, फ्लाइट भी जा रहे थे वहां पे, ऐसे से घूम रहे थे, ठीक है। अचानक क्या हुआ? इनकी तबीयत हुई खराब, ठीक है। इनकी क्या हुई? तबीयत बिगड़ी। अब तबीयत बिगड़ी, इनको क्या चाहिए था फिर? मेडिकल सपोर्ट। सुनते जाओ, एक सीक्वेंस है। अब मेडिकल सपोर्ट भी क्या होता है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी होता है। फर्स्ट क्लास याद आ रहा होगा आज के लेक्चर का ही। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में लॉजिंग, फूडिंग, मेडिकल सपोर्ट सब आता है। तुम या तो एडवांस में लेने जा रहे हो तो बता के जाओ, बट यहाँ पे सोचो ना, ऐसा कुछ मेडिकल का सोचा ही नहीं था। ये तो घूमने जा रहा था, घूमने के लिए कौन मेडिकल बोल के जाता है? नहीं जा गया, नहीं बोल के गया। अब अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ गई, इतना घुमाना, इसको चक्कर वक्कर आने लगा, हार्ट अटैक टाइप आने लगा, इसको तबीयत बिगड़ गई। अब इसको मेडिकल सपोर्ट चाहिए, तो क्या ये दौड़ के जाएगा होम मिनिस्टर साहब के पास? सर सर लॉजिंग, फूडिंग, एक मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए था मेरे को, पहले ही ऐड कर दो, फिर मैं मेडिकल सपोर्ट लूंगा। भाई तब तक वो चला जाएगा जज। तो ये क्या हुआ? इसको कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन याद रखना। इमरजेंसी सिचुएशन केस में है ना, मेडिकल सपोर्ट अगर लेना होगा ना, तो तुम लेने के बाद भी इसको बता सकते हो। मतलब सर सुनो, however emergency medical care में जो सडन इलनेस है, सडन इलनेस से हो जाती है,
देन प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। भाई तुम ही सोचो, उसको बेड की जरूरत है, हॉस्पिटलिटी सर्विस लेने जा रहा है, हॉस्पिटल की सर्विस लेने जा रहा है, अब वो होम मिनिस्टर को पहले बताएगा भाई पहले जल्दी से उसको वेंटिलेटर पे डालो, ठीक है। तो मेडिकल क्या बोल रहा हूँ, मेडिकल ओनली मेडिकल के बारे में बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि रूम के लिए बोलिए रूम के लिए इमरजेंसी चाहिए, नहीं, रात को वो घूम रहा है रूम चाहिए इमरजेंसी, ऐसा नहीं, मेडिकल बोल रहा हूँ, सिर्फ मेडिकल, ठीक है। तो प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। एंड अगर उसने हॉस्पिटल मेडिकल सर्विस ले लिया, ठीक है, अगर उसने मेडिकल हॉस्पिटल सर्विस ले लिया तो 1 मंथ के अंदर इंटीमेट कर दो, किसको, सीजी को, प्लस क्या बताओ, सोर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी ठीक है, सोर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट इज कंट्री एंड मैनर। सब मतलब सुनो, मेडिकल सपोर्ट चाहिए था उसको, उसने मेडिकल सपोर्ट ले लिया तो उसकी ऑब्लिगेशन खत्म हो गई जज की, नहीं, हमने क्या बोला, हम एक्ट में क्या बोला, प्रायर अप्रूवल चाहिए। मेडिकल के लिए क्या बोलते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में प्रायर अप्रूवल नहीं भी लोगे चलेगा, बट इंटीमेट ही नहीं करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने मेडिकल सपोर्ट ले लिया, तुम बच गए, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। जिस दिन तुमने मेडिकल सपोर्ट लिया ना, 1 मंथ के अंदर, अब यहाँ कोई प्रायर नहीं बोला, बोला कि हाँ ठीक है प्रायर कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन मेडिकल सर्विस तुम ले सकते हो, बट 1 मंथ के अंदर इंटीमेट कर देना सीजी को। क्या इंटीमेट करना, किस कंट्री में लिए थे और किस मैनर में लिए थे, वेंटिलेटर था, क्या था क्या नहीं था, सब बताओ उसको सीजी को, ठीक है। तो तुम्हें इमरजेंसी सिचुएशन केस में प्रायर नहीं लेना पड़ेगा, बट तुम एकदम ऑब्लिगेशन से बच जाओगे ये भी नहीं है, ठीक है। तुम ले लो आराम से कुछ नॉर्मल हो जाओ, 1 महीने टाइम है, फिर लेने के बाद बता देना सीजी को कि हाँ मैं डेनमार्क या जर्मनी में मेडिकल सर्विस लिया था, ऐसे लिया था, ठीक है। तो एकदम खत्म नहीं कर दिया तुमने कि बताना ही नहीं है एकदम सीजी को, हो सकता तुम बहाना मार दो, ठीक है। तो जब लेने के बाद 1 महीने टाइम दे दिया, प्रायर अप्रूवल कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन में 1 महीने बता देना सीजी को। चलो परफेक्ट, सेक्शन 6 में क्वेश्चन यही से ज्यादा आता है। चलो सेक्शन 7 देखते हैं। सेक्शन 7 क्या है, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। सर देखो बार बार वर्ड आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, याद होना चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, डीडीटी बाई फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग एनी रुपीज मनी शेयर सिक्योरिटीज और आर्टिकल, ठीक है। तो क्या बोला, प्रोहिबिशन, साफ मना, रिस्ट्रिक्शन है, प्रोविजन डिफरेंस ये होता है, साफ मना कर दिया। टू ट्रांसफर, किसी और को देने से, क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, ठीक है। अब सर मतलब सर इसका बताओ, कुछ नहीं है, अमेंडमेंट आ गया इसका, सुनो, नो पर्सन who is registered and granted, देखो पढ़ेंगे, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है ना उसको है ना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है या सीजी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है सिंपल सी बात, जो पर्सन रजिस्टर्ड है या मान लो ग्रांटेड है सर्टिफिकेट, सीजी से सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है, रिसीव्स एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ठीक है। देखो सिंपल बोल दिया, सिंपल वर्ड क्या स्टार्ट किया, नो पर्सन, मतलब बोल दिया कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ठीक है, जो रिसीव करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, शैल ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। सब पहले यहाँ पे ना कुछ लिमिट था कि 20% 40% तक आप कर सकते हो। क्या हो रहा है, पेन को नया टैब है, नया पेन है, समझ ही नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब नो पर्सन नो पर्सन नो पर्सन नो पर्सन जो रजिस्टर्ड है, मतलब देखो सिंपल सी बात, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वही रिसीव कर सकता है जो तो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, या तो जिसको सर्टिफिकेट मिल गया हो सीजी से, ठीक है, जो रिसीव करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन
वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर इसको ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो कि एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर एफसीआर एक्ट शैल नॉट ट्रांसफर, तो यहाँ पे शैल नॉट हो जाता है। एक तो अदर बोल लो या लॉ ने यहाँ पे आगे लगा दिया, क्या आगे लगा दिया यहाँ पे, सिंपल हो दिया नो पर्सन। तो सिंपल सी लॉजिक यही बात है, अगर मान लो, सुनो, मान लो ये मिस्टर ए, ये रॉबर्ट, इसने इसको दिया डोनेशन, डोनेशन आया 50 लाख का। ये मिस्टर ए रिसीव करने से पहले क्या लेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा, आगे पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन का भी। अब इसने ना रजिस्ट्रेशन ले लिया और 50 लाख एक्सेप्ट कर लिया, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाता है, ये भी पढ़ेंगे, सब कुछ है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। क्या ये कर सकता है? सर पहले कर सकता था, बट अब अमेंडमेंट लाके क्या बोल दिया सेक्शन 7 में, नो पर्सन, नो पर्सन, मतलब भाई सिंपल सी बात है, मिस्टर ए मिस्टर बी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, 1 रुपया भी नहीं कर सकता। पहले लिमिट था कुछ, अब बोल दिया सिंपल सी बात है 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब भाई तुम्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, तुम ही इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, तुम ही इसको कैसे मॉनिटर करोगे, तुम ही जानो मिस्टर ए, ठीक है। तो अब क्या है, नो पर्सन shall not transfer any foreign contribution to any other person। चलो ये डील डन पक्का। चलो एक चीज बताओ, चलो नॉर्मल सुनो, यही सेक्शन 7 तक रखते हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 1 से 2 क्लास और लगेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन खत्म, 5 नंबर के हाथ में। चलो सुनो, एक चीज मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला, मिस्टर रॉबर्ट, मिस्टर आयुष, दिस इज फॉरेन सोर्स, क्योंकि ये फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट नहीं, फॉरेन सिटीजन ही फॉरेन सोर्स होता है। इसने क्या किया, 50 लाख ट्रांसफर किया मिस्टर आयुष को, ठीक है। यस, ट्रांसफर डीडीटी, डोनेशन डिलीवरी या ट्रांसफर इंक्लूड होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया। अब आयुष इंडियन हुआ, ठीक है, तो एफसीआरए एक्ट लग गया इस पे। अब आयुष ने क्या किया ना, इसको बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, क्या 50 लाख रुपीस। अब बैंक से आया क्या, इंटरेस्ट, सुनते जाओ, 50 लाख का मान लो 10% आया, 5 लाख रुपीस। तो ये जो इंटरेस्ट आया ये क्या हुआ, सर ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ, ये याद रखना आप, ठीक है, ये याद रखना, ये दिमाग में बैठा के रखना, यही समझाने क्वेश्चन आते एग्जाम में, इस पे भी एक क्वेश्चन आ रखा है। तो देखो डायरेक्टली ये पैसा तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ही है, बट फॉरेन के कंट्रीब्यूशन के पैसे से अगर कोई पैसा बनता है ना, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा बना, तो ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज आल्सो डीम्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो मिस्टर आयुष ने बैंक में डाला था ना 50 लाख रुपीस, अब ये 50 लाख का 5 लाख और मिल गया इंटरेस्ट के नाम पे, तो ये इंटरेस्ट का पैसा भी क्या आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न किया ना आयुष ने, तो 50 लाख तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी हुआ और 5 लाख भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ। दैट्स इट। कल सेक्शन 8 देखेंगे, सेक्शन 8 अच्छा है, सेक्शन 9 अच्छा है, सेक्शन 10 अच्छा है, और सेक्शन 5 देखेंगे। और अगला क्लास सेक्शन 5 अमेंडमेंट है, ज़्यादा चांसेस है, और अगला क्लास में 3 पेज के नोट्स हैं, हमारा ये भी खत्म हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल सेक्शन 5 देखेंगे भाई, वो मिस मत करना आप लोग को। सेक्शन 5 में वो हाईली चांसेस है, एक तो ये इस इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, या पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि अब ट्रांसफर नहीं हो सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब नो पर्सन शैल ट्रांसफर एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। पहले कोई लिमिट था, लिमिट हटा दिया, कुछ भी अमेंडमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट बहुत है, अच्छे से करके जाना। सेक्शन 5 देखेंगे, हाईली इंपॉर्टेंट, मेरे अंदाज से क्वेश्चन आने वाला मई में, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ो, वीडियो कंटिन्यू आएंगे, चलो खत्म कर दूंगा यार, 75 नंबर तो ये भी करते हो जाएगा हमारा, 75 भी बहुत है, कर लो आराम से, रिवीजन करते रहो। चलो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। अब मैं रिवीजन सीरीज डालना स्टार्ट करूँगा 26 के बाद, मेरे को लगता है 26 तक मैं इसके अलावा IBC भी डाल दूंगा। चलो गुड नाइट।